अच्छा मेरे, हाँ वैसे मेरे यहाँ जो है वो कुछ काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का। हो सकता है बीच में आवाजें आना शुरू हो जाएं थोड़ी थोड़ी। सही है। अच्छा, गिल्वेनोमीटर सबसे पहले बेटा चैप्टर 15 जो है इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं। और इसके अंदर जो मेजरमेंट की डिवाइसेस हैं जिससे हम करंट और वोल्टेज वगैरह मेजर करते हैं, हमको डिटेक्ट करते हैं, उससे रिलेटेड चैप्टर है। इसके अंदर कंस्ट्रक्शन वर्किंग इतनी ज़्यादा डिटेल में हमें जाना नहीं है। जिस तरह के सवालात बनते हैं उसके हिसाब से, और मैंने और जितनी ज़रूरत है आपको मतलब उतना मैंने यहाँ पे लेक्चर को बना दिया है। अब इसको देखते हैं। कितने लोग आ चुके हैं हमारे पास? 15 लोग आ चुके हैं ना। ठीक है। सबसे पहली बात बेटा, गिल्वेनोमीटर। गिल्वेनोमीटर का जो सर्किट सिंबल है, जैसे मैंने आपको रेजिस्टेंस का सर्किट सिंबल ये बताया था, ये वाला, इसी तरह गिल्वेनोमीटर का जो सर्किट सिंबल है सामने बना हुआ है ऐसे एक सर्कल के अंदर। जी, ये गैल्वेनोमीटर का सर्किट सिंबल आ गया। डेफिनेशन क्या है गैल्वेनोमीटर के हवाले से? आपने एक बात याद रखनी है, वो ये कि गैल्वेनोमीटर मेजरिंग डिवाइस नहीं है। गैल्वेनोमीटर डिटेक्शन की डिवाइस है। मतलब इसका जो प्राइमरी बेसिक फंक्शन है जो इसका, वो डिटेक्शन है। हाँ, इसके थ्रू हम मेजरमेंट भी कर लेते हैं, ये एक अलग बात है। लेकिन गैल्वेनोमीटर का जो बेसिक फंक्शन था, वो बेसिक फंक्शन इसका क्या है कि एक इलेक्ट्रिक करंट हो या इलेक्ट्रिक वोल्टेज हो, उनको डिटेक्ट करता है कि यहाँ भी मौजूद है कि नहीं। अब डिटेक्ट करना है तो डिटेक्ट करने के लिए हमें छोटे से छोटा अमाउंट ऑफ करंट भी चाहिए। यानी अगर मैं डिटेक्ट करना चाहता हूँ कि जरा सा भी करंट है, तो बहुत छोटा अमाउंट ऑफ करंट भी आराम से डिटेक्ट करेगा। इसी की वजह से हम कहते थे कि ये सेंसिटिव होता है, और हम इसके थ्रू छोटे से छोटा करंट जो है वो डिटेक्ट कर सकते हैं। इधर लिखा हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस यूज टू डिटेक्ट स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट और वोल्टेज ऑन एन अनकैलिब्रेटेड स्केल। अनकैलिब्रेटेड स्केल का मतलब है कि भाई विदाउट कैलिब्रेशन हम इसको कर सकते हैं, यानी स्केल डिटेक्ट करने के काम आ रहा है ना, तो हम इससे थ्रू मेजरमेंट नहीं कर रहे हैं। लेकिन जाहिर है कि बाद में हम इसके थ्रू मेजरमेंट भी कर लेते हैं इसको कन्वर्ट करके, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर सिर्फ गिल्वेनोमीटर की बात करूं, तो गिल्वेनोमीटर का मकसद है कि वो करंट को डिटेक्ट करवाता है या वोल्टेज को। कंस्ट्रक्शन मैंने इसकी लिख दी है थोड़ी सी, जो कि आपके काम आ सकती है थोड़ी सी, कि गैल्वेनोमीटर में एन नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ अ कॉइल, एक वायर होता है, उसको एक सिलेंडर के ऊपर वुंड कर देते हैं। मैं इसको ऐसे बना देता हूँ जैसे, इसका स्पीकर बुलावा भाई, स्पीकर कह रहा हूँ, माइक। ऐसे इस तरह का सिलेंडर होता है, इस सिलेंडर के ऊपर वायर को घुमा देते हैं, पूरे में वायर घुमा हुआ। सही है। इसको इस तरह वायर घुमाने के बाद, घुमा के पूरे वायर, ये दो टर्मिनल आ गए, इसके दो वायर आ गए। इस मैग्नेट को रख, इस सिलेंडर को हम रखते हैं किसके अंदर? मैग्नेट्स के दरमियान। यानी शेप यहाँ कैसे बनेगा? इस तरह से कॉनकेव शेप्ड मैग्नेट के दरमियान, या को यू शेप मैग्नेट बना रखा। ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। सही है बेटा। तो ये बेसिकली होता है कि एक सिलेंडर होता है वर्टिकली, इसको हम एक इसके ऊपर कॉइल बनाते हैं, वायर इसके ऊपर घुमाते हैं, और घुमा कर हम इसको एक यू शेप मैग्नेट के दरमियान रख देते हैं। ये जो यू शेप मैग्नेट है ना बेटा, इसकी खास वजह है, मैंने यहाँ लिख दिया है, एन नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल wound on a vertically pivoted cylinder in a U-shaped magnet that generates radial magnetic field। ये जो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है ना बेटा, इसको याद रखिएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये अक्सर एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है कि भाई रेडियल मैग्नेटिक फील्ड से क्या मुराद है।
तो भाई रेडियल मैग्नेटिक फील्ड जो है ना बेटा, मतलब मुराद नहीं पूछते, बेसिकली पूछते हैं कि भाई जो यू शेप मैग्नेट है वो क्यों यूज किया जाता है, तो उसमें ऑप्शन में होता है भाई कि वो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। देखो बेटा, ये जो यहाँ पे सिलेंडर है ना, ये सिलेंडर रखते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ऐसे मटेरियल्स को कहा जाता है जो मैग्नेटिक फील्ड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इससे होता क्या है, इसके थ्रू हम करते क्या है, इसके थ्रू हम एक ऐसी रेडियल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं जिसकी वजह से, अगर आपको चैप्टर 14 का वो फॉर्मूला याद है, मुझे याद पड़ा चैप्टर 14 में ये टॉपिक इत्तेफाक से रह गया था, एक फॉर्मूला था मैग्नेटिक टॉर्क का। मैग्नेटिक टॉर्क बराबर होता है बीना कॉज अल्फा के। ये फॉर्मूला टॉर्क का होता है, बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो टॉर्क प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर जो एंगल है ना अल्फा, जब हम रेडियल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं तो यहाँ पे कॉस का फंक्शन है। कॉस का फंक्शन जो है, अगर एंगल जीरो होगा तो एंगल जीरो के ऊपर वो मैक्सिमम वैल्यू देता है। तो यहाँ जो हम रेडियल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं बेटा, इस रेडियल मैग्नेटिक फील्ड के ऐसे हमें कॉस के साथ जो एंगल है वो जीरो मिल जाता है, यानी एंगल जीरो मिलता है तो कॉस जीरो हो जाता है मैक्सिमम, तो यहाँ पे मैक्सिमम टॉर्क मिल जाता है। बस ये बात याद रखिएगा कि यू शेप मैग्नेट, मैं इसको समझाता है डिटेल में, लेकिन अभी डिटेल में इतना जाने का फायदा नहीं है, क्योंकि आपने वहाँ ये चीज समझानी नहीं है, बनाना नहीं है, ड्रॉ नहीं करना है। बस आपको ये बात याद रखनी है कि एक यू शेप मैग्नेट इसलिए यूज कर रहे हैं ताकि वो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करे। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रही है? रेडियल मैग्नेटिक फील्ड हमें मैक्सिमम टॉर्क दे रही है ताकि ये कॉइल जो है, ये कॉइल रोटेट कर सके। असल में होता ये है कि ये जो कॉइल है इसके साथ इस तरह से, लेट सपोज ये कोई डब्बा अज्यूम कर लीजिए, यानी कोई सस्पेंशन, और इसके ऊपर एक पॉइंटर लगा हुआ होता है। जैसे जैसे ये सिलेंडर मूव करता है, ये पॉइंटर मूव करता है। आपने अगर आपने कभी मीटर्स देखो, अगर आपने कॉलेज के अंदर कोई प्रैक्टिकल परफॉर्म किया है, लड़कों से उम्मीद नहीं है मुझे क्योंकि लड़के कॉलेज नहीं जाते, लड़कियां कभी कभी चली जाती हैं, तो उन्होंने अगर कभी मीटर वगैरह देखा, लड़कों ने मोबाइल शॉप वगैरह पे अगर मीटर देखो इस तरह के मोबाइल को चेक कर रहे हैं कि भाई इसमें पावर है या नहीं है, तो वो मीटर लगाते हैं, दो नॉब्स लगाते हैं, एक पॉजिटिव की एक नेगेटिव की, और मीटर के अंदर जो कुछ रीडिंग आ जाती है, कोई निडल वाले मीटर होते हैं, या आपने कभी बैरोमीटर देखा हो जो पानी कह रहा हूँ, टायर में हवा भरते हैं तो उसको चेक करते हैं, तो वो एक कांटा होता है, निडल होती है। इस तरह का जो मीटर है, गैल्वेनोमीटर भी किसी तरह का मीटर है। उसके अंदर एक पॉइंटर होता है, आप जैसे किसी इलेक्ट्रिकल जगह पर उसको लगाते हो जहाँ पे करंट आ रहा हो, तो उसको डिटेक्ट करके ये रोटेट करता है पूरा, ये जो सिलेंडर है, ये सिलेंडर रोटेट करता है। जब रोटेट करता है उसके ऐसे निडल घूमती है, तो आपको नजर आता है यार कितनी रीडिंग हुई हुई है या कुछ है भी या नहीं, डिटेक्शन हो जाती है। तो ये मकसद है, तो ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड कर रहा है ताकि ये मैक्सिमम टॉर्क हो, जितना ज्यादा मैक्सिमम टॉर्क होगा उतनी ज्यादा इस फोर्स से ये रोटेट करेगा और पॉइंटर मूव कर जाएगा आसानी से। अब बात यह है कि लेट सपोज आपने इसमें से करंट पास कराया, करंट पास करने की वजह से आपने ये चीज गौर कभी की हो क्या? मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि ये आपका स्केल आ गया, यहाँ पर रीडिंग है जीरो। गैल्वेनोमीटर अगर आपने कभी देखा तो बीच में जीरो है और बाकी रीडिंग इस तरफ है। लेट सपोज आपने करंट पास कराया, और करंट पास कराने की वजह से पॉइंटर मूव करके यहाँ पर इस तरफ आ गया है। सही है, इसने कुछ वर्टिकल से एंगल बना लिया, थीटा। सवाल ये है कि भाई आप जब उस इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को हटाओगे, हटाने के बाद आपने ये चीज नोट की होगी कि गैल्वेनोमीटर हो या कोई भी मीटर हो, जब आप करंट देते हो वो इस तरह से मूव कर जाता है, आप करंट हटाते हो तो वो वापस अपनी जीरो वाली पोजीशन पर आ जाता है। तो वो कैसे आता है? मतलब अगर मैं करंट पास करा रहा हूँ, टॉर्क मिल रहा है, इस तरफ चला गया, लेकिन अब करंट नहीं दे रहा, तो करंट ना देने पर वो वापस कैसे आ रहा है? तो इस काम को करने के लिए क्या करते हैं कि स्प्रिंग लगाते हैं। हेयर स्प्रिंग कहलाता है, लाइट सा स्प्रिंग होता है, बहुत बहुत लाइट स्प्रिंग होता है। लाइट स्प्रिंग का जो मकसद है वो क्या है? लाइट स्प्रिंग का जो मकसद होता है वो, इसलिए हम लाइट स्प्रिंग यूज करते हैं ताकि छोटा से छोटा करंट हो
तो उस पर भी आराम से कॉइल रोटेट कर जाए, क्योंकि अगर हम स्प्रिंग सख्त वाला लगाएंगे तो हल्के करंट के ऊपर कॉइल रोटेट नहीं करेगा, हमें पॉइंटर मूव करता हुआ नजर नहीं आएगा, तो हमें पता ही नहीं लगेगा करंट है कि नहीं, तो छोटे अमाउंट ऑफ करंट हम मेजर नहीं कर पाएंगे। इस वजह से हम क्या करते हैं, बहुत लाइट सा स्प्रिंग यूज करते हैं, ताकि हल्के से करंट के ऊपर भी, बहुत थोड़े से टॉर्क पर भी वो आराम से खींच जाए स्प्रिंग। इसी वजह से जब हम ज्यादा करंट डिटेक्ट करने की कोशिश करते हैं गैल्वेनोमीटर से, हाई अमाउंट करंट, तो गैल्वेनोमीटर का कॉइल चल जाता है या स्प्रिंग टूट जाता है उसका। क्यों इसलिए टूट जाता है? क्योंकि वो स्प्रिंग बहुत हल्का सा होता है, ज्यादा करंट देते हैं, वो ज्यादा खींचने लगता है, ज्यादा टॉर्क प्रोड्यूस हो जाता है, तो वो स्प्रिंग ही टूट जाता है। तो बेसिकली गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट करता है स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट और वोल्टेज को, और अगर मेजर करना चाहें इसके थ्रू करंट और वोल्टेज को, तो वो भी स्मॉल अमाउंट ही होता है, इसके थ्रू कर सकते हैं। बाकी अगर मैं ज्यादा अमाउंट करंट का मेजर करना चाह रहा हूँ, तो फिर वो गैल्वेनोमीटर से नहीं हो सकता, फिर उसको मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा किसके अंदर, एमीटर के अंदर। वो कैसे करते हैं वो आगे देख लिएगा। सही है। फॉर्मूला याद रखिएगा इसके हवाले से, ये है बीना इज इक्वल टू सी थीटा। यहाँ पर बी बेटा मैग्नेटिक फील्ड है, आई इलेक्ट्रिक करंट है, एन नंबर ऑफ टर्न्स हैं, ए जो कॉइल है उसका एरिया है, और ये जो सी है, ये सी स्प्रिंग कांस्टेंट है बेटा। याद रखिएगा, आपने फर्स्ट ईयर की फिजिक्स में, या फर्स्ट ईयर की फिजिक्स में जैसे एफ इज इक्वल टू के एक्स पढ़ा था, लीनियर मोशन के लिए था, एफ इज इक्वल टू के एक्स। ये आपने पढ़ा था कि के जो है ये स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, ये बेटा लीनियर मोशन के लिए था। सही है, ये हुक्स लॉ है। तो ये लीनियर मोशन के लिए था। इसी तरह अगर मैं कहूँ स्प्रिंग ट्विस्ट कर रहे हैं, हम स्प्रिंग को घुमा रहे हैं, तो अगर स्प्रिंग को घुमा रहे हैं तो वो एंगुलर मोशन है। एंगुलर मोशन में लीनियर डिस्प्लेसमेंट नहीं आती, कौन सी आती है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, और के की जगह क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। तो याद रखिएगा सी अगेन के को रिप्लेस करके आया एंगुलर मोशन के लिए, तो सी स्प्रिंग कांस्टेंट है, बी मैग्नेटिक फील्ड है, आई करंट है, एन नंबर ऑफ टर्न्स हैं, ए एरिया है, सी स्प्रिंग कांस्टेंट है, और थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है जो मैंने यहाँ बनाया हुआ है, ये रहा। ठीक है, तो यहाँ से एक रिलेशन बना है कि आई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, थीटा के। असली में ये रिलेशन जो है ना, ये इस तरह होना चाहिए था, थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। इसका एक बहुत बड़ा मेन रीजन है, इसका एक बहुत बड़ा मेन रीजन क्या है, वो ये कि बेटा ये जो प्रोपोर्शनल का साइन होता है ना, इस प्रोपोर्शनल के राइट हैंड साइड पे, इस प्रोपोर्शनल के राइट हैंड साइड पे इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज आती हैं, और लेफ्ट हैंड साइड पे डिपेंडेंट आती हैं। यानी मैं आपसे बोलूं कि ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के, ये सही है, या फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए के, ये सही है। तो इसको मैं वन कह रहा हूँ, इसको मैं टू कह रहा हूँ। जितने लोग कह रहे हैं वन सही है, वो यस लिख के रिप्लाई करें, या वन और टू में रिप्लाई कर दें, कौन कह रहा है कि वन सही है, कौन कह रहा है टू सही है। आयशा और मानूर टू कह रही हैं, बाकी सब वन कह रहे हैं, अभी भी सब लोग नहीं आए हैं, सबके रिप्लाई अभी तक नहीं आए हैं। सही है, तो मैक्सिमम लोगों ने सही जवाब दिया है। टू जो है ना वो इनकरेक्ट आंसर है। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये बेटा कि मैंने अभी भी कहा कि राइट हैंड साइड पे इंडिपेंडेंट होता है, लेफ्ट हैंड साइड पे डिपेंडेंट होता है। यानी राइट पर जो भी लिखा है, लेफ्ट वाला उस पर डिपेंड कर रहा है। मैं ऑब्जेक्ट्स के ऊपर पहले फोर्स लगाऊंगा, वो फिर एक्सेलरेट करेंगे, या पहले एक्सेलरेट करेंगे फिर मैं फोर्स लगाऊंगा। तो बात इसलिए न्यूटन सेकंड लॉ यही कि मैं फोर्स लगाऊंगा तो एक्सेलरेट करेंगे, और सेकंड लॉ को छोड़ के प्रैक्टिकली आप सोचो, मैं अगर फोर्स लगाऊंगा तो ही एक्सेलरेट करेगा ना, कोई आगे बढ़ेगा, वेलोसिटी में चेंज आएगा। मैं फोर्स नहीं लगाऊंगा, मैं कहूँ पहले एक्सेलरेशन खुद ब खुद हो जाएगी फिर मैं फोर्स लगा दूंगा, तो अजीब सी बात हो जाएगी, लॉजिक नहीं है। सही है, इसीलिए जो सेकंड वाला है ना वो गलत है, क्योंकि उसमें वो ये कह रहा है कि पहले एक्सेलरेशन होगी फिर फोर्स होगी, जबकि फर्स्ट वाला कह रहा है पहले फोर्स लगेगी फिर एक्सेलरेशन होगी। तो जो ये वाला ये करेक्ट है, वन वाला। इसी तरह ये जो मैं आपकी बुक में आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा है ना, वो ये कह रहा है कि पहले निडल एंगल बनाएगी फिर करंट पास होगा, ताकि असली में क्या होगा, पहले आप करंट पास करोगे निडल मूव करके, फिर यहाँ कोई एंगल बनाएगी। तो ये मैंने आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट दे दिया है, लेकिन आपकी बुक के अंदर ना इसको इतना गौर से नहीं इस चीज को फोकस किया गया, और आपको आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा ये दिक्कत दे दिया है, जबकि असली में इसका उलट होना चाहिए था। मैंने आपको बता दिया, लेकिन आप इसको याद रखिएगा
कि ये अगर आपको नजर आता है तो ये आपकी बुक में ऐसे ही लिखा हुआ है, तो आपको इसको फॉलो करना है। सही है। मैंने सिर्फ आपको इसलिए बता दिया कि भाई पता होना चाहिए कि ये प्रोपोर्शनैलिटी की लेफ्ट और राइट का क्या सीन है। अच्छा, दूसरी बात ये कि सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर जो है ना, सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर ये थीटा अपॉन आई भी होती है और आई अपॉन थीटा भी होती है। डिपेंड करता है कि आप सेंसिटिविटी किस सेंस में देख रहे हो। सेंसिटिविटी का मतलब क्या है? सेंसिटिविटी का मतलब है, ये जैसे मैंने यहाँ पे यूनिट लिखा हुआ है, रेडियन पर एम्पियर। रेडियन पर एम्पियर का मतलब है कि 1 एम्पियर करंट पास करने पर जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रही है वो कितना रेडियन हो रही है, या डिग्री पर एम्पियर। 1 एम्पियर करंट पास करता हूँ तो कितना डिग्री मूव करता है ये पॉइंटर। इतनी सी बात है सेंसिटिविटी। अब अगर 1 एम्पियर करंट पास करने पे ज्यादा एंगल बन रहा है तो मैं कहूंगा ज्यादा सेंसिटिव है, बहुत हल्का स्प्रिंग, बहुत ज्यादा हल्का स्प्रिंग है। और अगर 1 एम्पियर पास करने पर कम पॉइंटर मूव कर रहा है, इसका मतलब एक सख्त स्प्रिंग लगा हुआ है, तो फिर मैं कहूंगा कि भाई सेंसिटिविटी जो है इसकी वो कम है, ये कम सेंसिटिव है, स्प्रिंग टूटने के चांसेस इसमें कम है। इस तरह भी कह सकते हो। सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर जो होती है ना, वो होती है कि 1 एम्पियर करंट पास करने पे कितना एंगल बना। और अगर मैं इसको पलट देता, मैं कहता आई अपॉन थीटा, तो अब इसका सेंस क्या बन जाता? अब इसका सेंस बनता कि भाई 1 रेडियन, अगर 1 रेडियन का एंगल बनाना है तो कितना करंट पास करना पड़ेगा। आई अपॉन थीटा का मतलब हो जाएगा कि अगर मैं चाहता हूं कि पॉइंटर 1 रेडियन का एंगल बनाए या 1 डिग्री का एंगल बनाए, तो मैं कितना एम्पियर का करंट पास करूं। तो यहां तक कोई सवाल है तो मुझसे पूछ ले बेटा। अच्छा, बीएनए बढ़ाने से ना सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। हाँ, और कोई? फरकान बेटा, सुन लिया ना आपने? सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर रिपीट कर दे, आतिका कह रही है। ठीक है बेटा, मैं कर देता हूँ। अच्छा सर, सी की वैल्यू अलग अलग होगी, बिल्कुल। हर एक गैल्वेनोमीटर में सी की वैल्यू फिक्स है। क्या मतलब? जो आपने एक पर्टिकुलर स्प्रिंग लगाया हुआ है, उस स्प्रिंग का जो कांस्टेंट है वो उस स्प्रिंग का यूज होगा। स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है, हम चैप्टर 8 में इसको मैं आपको तमीज से बताऊंगा। बिल्कुल, आपको जब स्प्रिंग कांस्टेंट, तो आपको बात समझ में आएगी। हर स्प्रिंग के लिए स्प्रिंग कांस्टेंट अलग होता है, फिलहाल इतना याद रखें कि हर स्प्रिंग के लिए स्प्रिंग कांस्टेंट अलग होता है, तो सी की वैल्यू अलग अलग होगी। अलग अलग एक कांस्टेंट होता तो आपको बता देते डायरेक्ट। सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर को मैं दोबारा से बता रहा हूँ, एक दफा जरा गौर से सुन ले, मैं ये सब क्लियर कर देता हूँ। अच्छा, सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर के बारे में मैंने कहा है कि सेंसिटिविटी का फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है, थीटा अपॉन आई। सही है। अब थीटा अपॉन आई का यूनिट क्या बनेगा? रेडियन, एंगल का यूनिट होता है बेटा, चैप्टर 4 में हम देखेंगे। अपॉन ए जो है ये करंट है, एम्पियर। इसका मतलब है, अगर मैं कहता हूं कि भाई सेंसिटिविटी है किसी गैल्वेनोमीटर की 0.5 रेडियन पर एम्पियर, तो इसका मतलब क्या होगा कि जब मैं 1 एम्पियर का करंट पास करता हूं इस गैल्वेनोमीटर में से, तो जो एंगल ये बनाएगा वो कितना होगा? 0.5 रेडियन होगा। सही है। अगर मैं 1 एम्पियर का करंट इस गैल्वेनोमीटर में से पास करता हूँ तो ये एंगल जो कितना बनाएगा वो कितना होगा? 0.5 रेडियन होगा। और अगर डिग्री में होता, लेट सपोज 30 डिग्री,
पर एम्पियर। तो 30 डिग्री पर एम्पियर का मतलब है कि 1 एम्पियर का करंट पास करूंगा तो एंगल कितना बनेगा, 30 डिग्री बनेगा। तो ये बात याद रखिएगा। तो इस तरह से सेंसिटिविटी होती है कि कितना एंगल बना 1 एम्पियर करंट पास करने पे। और दूसरा जो मैंने आपको बताया था वो क्या था, मैंने कहा था कि अगर इसको उल्टा कर देंगे कि भाई आई अपॉन थीटा, तो ये हो जाएगा एम्पियर पर रेडियन। तो लेट सपोज सेंसिटिविटी है 20 एम्पियर अपॉन रेडियन। तो अब ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा कि अगर 1 रेडियन एंगल चाहता हूं कि पॉइंटर बनाए, अगर मैं चाहता हूं कि 1 रेडियन बनाए तो मुझे 20 एम्पियर का करंट पास करना पड़ेगा। अगर ये 30 होता तो 1 रेडियन के लिए मुझे 30 एम्पियर का करंट। बेटा आधे का बात क्लियर है अब? ठीक है बेटा, फुरकान आपको क्लियर है सी की वैल्यू? ठीक है। अच्छा अब एम मीटर की अगर बात करूं बेटा। अच्छा आतिका नईम रेज्ड हैंड, बेटा गलती से किया है या कोई सवाल है? आतिका बेटा गलती से किया है या कोई सवाल है? रेज्ड हैंड लिखा हुआ आया। सही सही। ठीक है, 1 मिनट मुझे जरा अटेंडेंस लेना था, अटेंडेंस लेना भूल गया था। अच्छा अच्छा, उसने वैसे बता दिया है कि 10 मिनट रह गए हैं रिमेनिंग टाइम हमारा, लेकिन मैं उसके बाद दोबारा मीटिंग स्टार्ट कर दूंगा, सेम लिंक से ज्वाइन करना है, ये आप लोगों को पता है। अच्छा खैर, एम मीटर के हवाले से याद रखिएगा, जैसे गिल्वेनोमीटर का सिंबल था, यहाँ मैंने एम मीटर का सिंबल ये बनाया हुआ है। एम मीटर का काम क्या है? एम मीटर का काम है इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करना। कन्वर्जन कैसे करते हैं, ये सारी बातें समझाने की भी हैं, लेकिन समझाने का फिलहाल कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपने अब एमसीक्यू पे टिक करना है, कुछ लिखना तो है नहीं ना, आपसे पूछा जाएगा चलो भाई डिफाइन कर दो या नोट लिख दो इसके ऊपर। तो बस सिंपल सी बात बता रहा हूँ कि अगर मुझे इसको बिल्कुल याद रख लोगे ना तो काम आसान हो जाएगा। टू कन्वर्ट गिल्वेनोमीटर इनटू एम मीटर, अगर एक गिल्वेनोमीटर को मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ एम मीटर में, एम मीटर में कन्वर्ट क्यों कर रहा हूँ याद रखिएगा, ताकि मैं मेजर कर सकूँ ज्यादा करंट को, क्योंकि गैल्वेनोमीटर ज्यादा करंट को मेजर नहीं करा सकता है, डिटेक्ट करवा सकता है, क्योंकि गैल्वेनोमीटर का जो स्प्रिंग है वो बहुत लाइट होता है। तो अब अगर मैं चाहता हूँ भाई, इंसानी आपको पता है इंसानी ख्वाहिशात, अब इंसान तो ये चाहता है कि भाई मैं जो है क्या कहते हैं ज्यादा ज्यादा चीजें मेजर करूँ, हमारा काम ज्यादा करंट का चल रहा है, अब क्या करें भाई? कहीं हम चाहते हैं कि छोटे से छोटे करंट को डिटेक्ट कर लें, हम गैल्वेनोमीटर यूज कर लेंगे। कहीं हम चाहते हैं ज्यादा करंट है उसको मेजर करें, तो उसके लिए हमें एम मीटर चाहिए। तो एम मीटर को कन्वर्ट कैसे, गैल्वेनोमीटर को कैसे कन्वर्ट करते हैं एम मीटर में? तो हम लगाते हैं एक शंट। शंट किसे कहते हैं? शंट कहते हैं एक लो रेजिस्टेंस को, बहुत लो रेजिस्टेंस। आर एस, यहाँ मैंने आर एस लिखा हुआ है, इसको याद रखिएगा, लो रेजिस्टेंस आर एस इन पैरेलल टू द कॉइल ऑफ गैल्वेनोमीटर। यानी मेरे पास ये गैल्वेनोमीटर था, तो मैं गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में एक लो रेजिस्टेंस लगा दूंगा। ये बात याद रखिएगा। क्यों है क्या है इसको आप छोड़ें, अभी आपके मतलब की बात नहीं है ये, क्योंकि अभी आपको जरूरत नहीं है इस चीज़ की। तो ये बात याद रखें कि अगर मुझे गैल्वेनोमीटर को एम मीटर में कन्वर्ट करना है, तो मैं एक बहुत लो रेजिस्टेंस को, शंट कहते हैं जिसको, आर एस से डिनोट कर रहे हैं, इसको मैं गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में लगा दूँ।
अब ये पूरी चीज क्या कहलाएगी, ये पूरी चीज कहलाएगी एमीटर। ठीक है, अब मेरे पास ये सर्किट है, इस सर्किट के अंदर एक बल्ब लगा हुआ है, इस बल्ब के अंदर जाने वाला करंट मुझे मेजर करना है। सही है, अब जब मुझे करंट मेजर करना है ना, तो एम मीटर को मैं इसके साथ किस तरह लगाऊंगा, सीरीज में। क्योंकि इसमें से जाने वाला करंट अगर मेजर करना है तो वो तभी मेजर हो सकता है जब मैं सीरीज में एमीटर को लगाऊंगा, क्योंकि आपको पता है सीरीज में करंट क्या रहता है, सेम रहता है। अगर मैं एमीटर को पैरेलल में लगा देता तो पैरेलल में लगाने से क्या होता, यहाँ पे करंट डिवाइड हो जाता, तो बल्ब में जो करंट जा रहा है वो करंट में कभी मालूम कर ही नहीं सकता था, क्योंकि यहाँ से आने के बाद करंट डिवाइड हो जाता, कुछ बल्ब में जाता कुछ यहाँ जाता, तो बल्ब में जाने वाला करंट तो मुझे कभी पता ही नहीं लग पाता। इसीलिए पैरेलल में नहीं लगाते हैं एमीटर को। अगर मुझे बल्ब में जाने वाला करंट लगाना है तो जिस डिवाइस में से आपको करंट मालूम करना है उस डिवाइस के साथ सीरीज में एमीटर को लगाएंगे। तो याद रखिएगा, अगर गैल्वेनोमीटर को एम मीटर में कन्वर्ट करना है तो शंट यानी कि लो रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाऊंगा। एक बार एम मीटर बन गया, अब सर्किट में एम मीटर को कैसे लगाऊंगा, सीरीज में लगाऊंगा। तो ये बात याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा अब इसका जो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा है, ये फॉर्मूला जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये फॉर्मूला है आर एस। किसी पर्टिकुलर गैल्वेनोमीटर में मुझे मालूम करना है कितनी शंट का रेजिस्टेंस बनाऊं अपने डिजायर रेंज का करंट मेजर करने के लिए। तो उसका फॉर्मूला है आई जी आर जी अपॉन आई माइनस आई जी। आई माइनस आई जी कहलाता है आई एस के। अब किसको क्या कहते हैं ना, मैंने यहाँ लिख दिया क्योंकि न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूमेरिकल को पढ़कर आप कैसे पहचानोगे क्या चीज क्या है, तो मैंने हर चीज का नाम यहाँ लिख दिया है। मैंने यहाँ लिख दिया है कि भाई यहाँ पर ये जो आर जी है, आर जी गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस है, आर एस शंट रेजिस्टेंस है, आई जी करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर है, आई एस करंट थ्रू शंट है, आई जो है ना वो रेंज है एम मीटर की। लेट सपोज मैं चाहता हूँ एक ऐसा एम मीटर हो जो कि 25 एम्पियर तक की करंट को मेजर कर सके, तो जो 25 मैक्सिमम करंट वो एम मीटर मेजर कर रहा है उसकी रेंज कहलाएगी। तो आई यहाँ पर रेंज है एम मीटर की। अच्छा इस तरह के न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं कि भाई आपको कहेंगे कि एक एम मीटर है, उस एम मीटर की रेंज को और बढ़ाना है, तो फॉर्मूला याद रखिएगा सेम रहेगा रहेगा यानी आप जब एमसीक्यू सॉल्व करेंगे ना, और जिस दिन हम चैप्टर 15 के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे उस दिन आपको अंदाजा होगा कि जनाब ये मैं जो बात कर रहा हूँ ये किस तरह से है। तो अभी मैं फिलहाल कह रहा हूँ आपको सवालात कैसे कहेंगे, दो तरह के सवाल आ सकते हैं। या तो आपको कहेंगे आपके पास गैल्वेनोमीटर है, इसको एम मीटर में कन्वर्ट करना है फलानी रेंज का, तो आप ये वाले फॉर्मूले यूज करोगे। लेकिन सवाल ऐसा भी बन सकता है कि बोले कि एक एम मीटर है, उस एम मीटर की रेंज को बढ़ाना है, तो फिर आप ये फॉर्मूला यूज करोगे। देखो फॉर्मूले दोनों के क्या है, सेम है, बस फर्क क्या है कि जहां पर आई जी था वहां पे आई ए आ गया है, जहां पर आर जी था वहां पर आर ए आ गया है, जहां पर बस ये दो फर्क है, आप देख लो। तो फॉर्मूला सेम है, बस फर्क क्या है, आर एस शंट रेजिस्टेंस है, पहले भी शंट रेजिस्टेंस थे, आर जी था पहले गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस, अब आर ए जो है वो जो एम मीटर आपको दिया हुआ है उसकी रेजिस्टेंस होगी। इसी तरह आई ए जो है, यहाँ पे करंट थ्रू एम मीटर है, वहां पर आई जी था करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर। अब आई एस क्या है, करंट थ्रू शंट, वहां पर भी यही था करंट थ्रू शंट। अब आई जो है ना, आई क्या है, पहले आई था जो एम मीटर में आप कन्वर्ट कर रहे हो उसकी रेंज। अब जो आई है वो क्या है कि जो भी एम मीटर आपके पास था उस एम मीटर को आपने रेंज बढ़ानी है, तो जो नई रेंज है, मिसाल के तौर पे आपसे कह रहे हैं कि एम मीटर है 25 एम्पियर का करंट मेजर कर रहा है, तो आई ए आपके पास कितना आ गया, 25 आ गया। आप कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि इसकी रेंज बढ़ाकर कर दें 100 एम्पियर, तो अब जो न्यू रेंज ऑफ एमीटर है आई, अब इसके लिए वो क्या हो जाएगी, वो 100 एम्पियर हो जाएगी। जब न्यूमेरिकल्स करेंगे आपको बेहतर समझ आएगी ये बात मैंने आपको जो बताई है ये बहुत काम की है न्यूमेरिकल्स में। अक्सर मैंने देखा है बच्चे इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं, फॉर्मूले बिल्कुल सेम होते हैं, चीज बिल्कुल सेम चीज हो रही होती है, लेकिन वो कहते हैं ये क्या हुआ, एम मीटर की रेंज बढ़ानी है, हमने तो ये पढ़ा ही नहीं है। तो भाई अगर गैल्वेनोमीटर को एम मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ताकि वो ज्यादा करंट मेजर करे, इसके लिए शंट लगाया था। अब अगर मेरे पास एक एम मीटर है और मैं उस एम मीटर से ज्यादा करंट मेजर कर रहा हूँ, तो उस एम मीटर में भी क्या लगा दूंगा, शंट लगा दूंगा, क्योंकि शंट के थ्रू हम रेंज बढ़ा रहे हैं इसकी। गैल्वेनोमीटर की रेंज बढ़ा के एम मीटर बनाया, एम मीटर की रेंज बढ़ा के ज्यादा करंट मेजर करने वाला एम मीटर बना लेंगे, और ज्यादा करना है उसकी और रेंज बढ़ाने के लिए एक और शंट लगा देंगे भाई। तो इस तरह से बनते हैं, मल्टी रेंज वाले भी बनते हैं। आप बुक की रीडिंग करेंगे तो आपको नजर आएंगे, लेकिन वो फिलहाल आपके लिए
एप्टीट्यूड के पॉइंट ऑफ व्यू से उसके न्यूमेरिकल भी आपके काम के नहीं है। खैर, तो ये कहानी यहाँ तक थी बेटा गैल्वेनोमीटर एमीटर की। अब हम वोल्ट मीटर देखते हैं। अच्छा, अब जिस तरह हमने एम मीटर की बात की है बेटा, वैसे ही हमारे पास अब ये वोल्ट मीटर है। जिस तरह हमारे पास सिंबल था अंदर सर्कल के अंदर आई ए लिखा हुआ था एम मीटर के लिए, वोल्ट मीटर के लिए वी लिखा हुआ है। एम मीटर का काम था इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करना, वोल्ट मीटर का काम है इलेक्ट्रिक वोल्टेज को मेजर करना। कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर याद रखिएगा, बिल्कुल एम मीटर का उलट है ये। देखो ये सारी बातें ना याद रखने वाली हैं, इसमें कोई फिलहाल ना कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं बन सकता, मतलब बना भी दूं तो उसकी जरूरत नहीं है कि भाई क्यों कर रहे हैं, तो वो आपसे कोई पूछेगा नहीं, बताओ भाई क्यों कर रहे हैं, भाई तो भाई रेंज बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, इतनी सी बात है। तो फिलहाल आप ये चीज जो मैं बता रहा हूँ इसको देख लें। एक मिनट यार, एनोटेशन का। हाँ, हम गैल्वेनोमीटर को एम मीटर में कन्वर्ट करने के लिए लो रेजिस्टेंस लगाते थे। यहाँ पे इसका उल्टा है, अगर गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है तो हम हाई रेजिस्टेंस लगाएंगे। वहां पर शंट नाम था लो रेजिस्टेंस का, यहाँ पर हाई रेजिस्टेंस का नाम है मल्टीप्लायर। ठीक है, हाई रेजिस्टेंस मल्टीप्लायर है। वहां पर लो रेजिस्टेंस को आर एस कह रहे थे, शंट को, हाई रेजिस्टेंस को यहाँ पे आर एक्स कह रहे हैं। ठीक है, अब लगाएंगे कैसे? जो लो रेजिस्टेंस थी एम मीटर बनाने के लिए उसको पैरेलल में लगा रहे थे, अब ये जो हाई रेजिस्टेंस है वोल्ट मीटर बनाने के लिए इसको सीरीज में लगाएंगे। यानी जो जो चीजें एम मीटर में थी ना उसका उलट कर दें तो वोल्ट मीटर की चीजें बन जाएंगी। क्लास एंड होने वाली है, मैं दोबारा से स्टार्ट करूंगा, याद रखिएगा इस बात को। सही है, तो जो जो चीजें एम मीटर में थी उसका उलट